हेलो लर्नर्स, एमएडिटेस की पिटारा सीरीज पार्ट 16 में आपका बहुत बहुत मैं नंदिता स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ काउंसलिंग, जिसमें बात करेंगे असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन की। ठीक है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। तो वीडियो से जुड़े रहिए। इसके पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नेचर, टाइप्स और स्कोप की। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस आप नहीं देखें, क्योंकि ये पार्ट 16 है तो जाहिर सी बात इसके पहले 15 वीडियोस आ चुके हैं। उन सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। अलॉन्ग विद मैंने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो सीबीसीएस पैटर्न जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो मैंने वहाँ के 4 सेमेस्टर, सारे ही 4 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उसमें एमसीक्यूज हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो एमएड का एंट्रेंस है तो जाहिर सी बात है जो बीएड का सिलेबस आपने कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, जो तमाम चीजें हैं उन सारे से रिलेटेड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। उन सारे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक वीडियो में चेक कर सकते हैं, वहां जाके उनसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। चलिए आप कॉपी पेन अगेन उठा लीजिए और वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज है और कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबी ना जाए। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि फटाफट से बिना कुछ फालतू बात किए वीडियो कंप्लीट करें। ठीक है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अबाउट दिस फेजेस ऑफ काउंसलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की मेन इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। पहला होता है आपका असेसमेंट, दूसरा होता है इंटरवेंशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको समझाती हूँ। तो जो आपका फर्स्ट फेज है वो क्या है, आपका असेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पहला फेज हो गया आपका। अब इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। मैं 1 बाय 1 जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे वैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि फोन से रिकॉर्डिंग कर रही हो तो लिखने की स्पेस थोड़ी कम है, तो आप उसको समझने का प्रयास करिए। पहला स्टेप है असेसमेंट। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर है, मतलब 3 स्टेप मैंने यहाँ बताए हैं, असेसमेंट, इंटरवेंशन, टर्मिनेशन, मूल्यांकन, हस्तक्षेप और समाप्ति। ठीक है, हर स्टेप के, हर फेज के अंदर भी कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे अगर हम असेसमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, द असेसमेंट फेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स इश्यूज। ठीक है, अब असेसमेंट के अंदर ही सबसे पहला आ जाता है, पुराना वीडियो जिन्होंने देखा है वहां मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या आ जाता है कि आपको जो क्लाइंट है या काउंसली है उसको एक फेयर, ट्रस्टेबल इन्वायरमेंट प्रदान करना है, जिससे क्या करे, वो अपनी चीजें शेयर करे। ठीक है, असेसमेंट के ही अंदर ये फर्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, उसके बाद जब एक ट्रस्टेबल इन्वायरमेंट जो काउंसलर है वो बना देता है, उसके बाद जो काउंसलिंग क्या होता है वो फ्री होके अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो वहां पे जाकर के क्लाइंट के इश्यूज से रिलेटेड जो जानकारी है, जो करेक्ट जानकारी है, वो काउंसलर को मिलती है। क्योंकि अगर हम एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट काउंसलर नहीं क्रिएट करेगा, सॉरी हम नहीं, जो काउंसलर है, अगर वो एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगा तो काउंसलर क्या करेगा, थोड़ी बहुत ऊपर से चीजें बताएगा, पूरी चीजें नहीं बताएगा, वो हाइड कर लेगा। क्योंकि उसे लगेगा कि भाई बहुत ट्रस्टेबल नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम तरह के डाउट्स दिमाग में आते हैं। तो ये रही काउंसलिंग के फर्स्ट फेज असेसमेंट से रिलेटेड बात, कि असेसमेंट में सबसे पहले क्या होगा कि एक ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग से जानकारी ली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट स्टेप है, विच फेज ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर चेंज। तो पहले फेज में हमने क्या किया, एसेस किया, एक ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, काउंसलिंग से एक कंफर्टेबिलिटी उसको प्रदान की, ताकि काउंसलिंग अपनी जो चीजें बताए, जो चीजें हाइड कर रहा है उसको भी बताए। ठीक है, उसे एक प्राइवेसी मिले। दूसरा स्टेप क्या आता है, इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट में करने में क्या होगा बताइए, इंप्लीमेंट करने पे क्या होगा, इंटरवेंशन। ठीक है, हिंदी में हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या होगा, असेसमेंट में तो प्रॉब्लम चलो काउंसलिंग ने बता दी, इंटरवेंशन में क्या होगा कि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। The intervention phase involves executing counseling technique to help the client. ठीक है, क्लाइंट को जो भी उसने प्रॉब्लम शेयर की, उसको उससे रिलेटेड जो भी काउंसलर अपने अनुभव के आधार पे जो सॉल्यूशंस बताता है उसको वहां पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, उसको लागू करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द फाइनल फेज। फाइनल फेज क्या है, पहला असेसमेंट हो गया,
जिसमें एक काउंसलर ने क्या किया, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रदान किया, काउंसली ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, असेसमेंट में आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, इंटरवेंशन में क्या हो गया कि काउंसलर ने उसका कुछ सोल्यूशन बताया, उसको इंप्लीमेंट किया। जो फाइनल फेज आपका होता है वो होता है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए फेज की बात पूछ रहा है, टर्मिनेशन के ही अंदर आता है आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। जो फेजेस की बात अगर पूछे, स्टेप्स की बात पूछे तो फिर तो आप लास्ट में इवैल्यूएशन लगाएंगे, बट अगर फाइनल फेज की बात पूछे तो आप टर्मिनेशन लगाएंगे। ठीक है, द टर्मिनेशन फेज मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच फेज हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द क्लाइंट इश्यूज। क्लाइंट के इश्यूज को कौन सी फेज आइडेंटिफाई करती है, बताइए आप लोग। ठीक है, क्लाइंट के इश्यूज को आइडेंटिफाई करती है आपकी असेसमेंट। ठीक है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, जो इवैल्यूएशन होता है वो मतलब इवैल्यूएशन के बाद भी एक फॉलोअप होता है। ठीक है, फॉलोअप का मतलब कि सब कुछ इवैल्यूएट वगैरह कर गया, फिर बाद में भी चेक करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आपका किस में आएगा, टर्मिनेशन में आएगा। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, हम इवैल्यूएट क्यों करते हैं, जैसे हमने एसेस किया, इंटरवेंशन किया, फिर जो प्रॉब्लम टर्मिनेट किया, तो उसमें जो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, इवैल्यूएट करने से क्या पता करेगा, काउंसलर ने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया क्या वो काउंसलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है क्या वो इफेक्टिव हुआ, ये चीज पता करेगा। ठीक है, इवैल्यूएशन हेल्प्स डिटरमाइन इफ काउंसलिंग वाज बेनिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इफेक्टिव काउंसलर। तो ये मैंने पहले वाले में बताया है, एम्पैथी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी का मतलब क्या है, जो काउंसलर है वो जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्लाइंट्स को अच्छे से समझे, क्लाइंट्स की जो फीलिंग्स को समझे। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच बनाए रखे जिससे कि काउंसलिंग सक्सेसफुल हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग। बताइए। देखिए, एक्टिव लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई फटाफट से प्रॉब्लम बताओ हम सोल्यूशन बताएंगे। वहां पे काउंसलर का क्या रोल होता है, उसको ऐसा नहीं है मतलब आप कुछ काम वाम कर रहे हैं और उसके बाद काउंसलिंग से बोलो कि भाई आप प्रॉब्लम बताओ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे आप कुछ भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो वहां पे क्या होगा, वो एक्टिव लिसनिंग नहीं, वो तो बिल्कुल पैसिव लिसनिंग है। काउंसलिंग को कुछ बताना भी होगा तो वहां से चला जाएगा, नहीं बताएगा, वो ट्रस्ट नहीं उसको मिलेगा वहां से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। उसको मतलब बहुत ही केयरफुली सुनने और समझने की जरूरत है, इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ऐसे रियल लाइफ में भी एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग क्या करती है, एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स द क्लाइंट फील हर्ड एंड वैल्यूड। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग हेल्प करती है कि क्लाइंट को अच्छा लगता है कि उसे मतलब वो सुन रहे हैं, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये बहुत ही मतलब एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फेजेस ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कोई फेज। ठीक है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कोई फॉर्मल फेज नहीं, जैसे वहां पे हमने पार्ट कौन सा था, पार्ट 15 में जिसमें हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ा था, उसमें एक था ना कि कौन सा टाइप ऑफ गाइडेंस नहीं है, मेडिकल गाइडेंस कोई ऐसे गाइडेंस का टाइप नहीं है। ठीक है, वैसे ही नॉट अ फेज ऑफ काउंसलिंग तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द की पर्पस ऑफ इंटरवेंशन इन द काउंसलिंग। अब बताइए, असेसमेंट हो गया, इंटरवेंशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप का क्या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, बताइए इंटरवेंशन में क्या करते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम्स काउंसलिंग ने बताई उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी काउंसलर
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू इम्प्लीमेंट काउंसलिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसलर जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो करता है उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच क्वालिटी हेल्प्स अ काउंसलर रिमेन अनबायस। ठीक है, तो जब भी हम जजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम जब से मतलब जजमेंट की जहां बात करते हैं तो वो बायसनेस होती है, तो हमें जजमेंटल नहीं होना है। विच क्वालिटी हेल्प्स अ काउंसलर रिमेन अनबायस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप खुले विचारधारा के होंगे तो आप हमेशा मतलब हमेशा बोलना उचित नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिविटी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, लेकिन पूरी कोशिश काउंसलर को होनी चाहिए, उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमेशा ओपन माइंडेडनेस की होनी चाहिए। ठीक है, आप बिना ही काउंसलिंग को जज किए कि उसकी अरे यार ये कैसी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ गया, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या अच्छा ये भी कोई प्रॉब्लम है, अरे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन तो कोई भी दे सकता है, इस तरह की चीजें ना थॉट प्रोसेस रखते हुए काउंसलिंग जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, ऑब्वियसली जिस तरह का गाइडेंस या काउंसलिंग का मतलब जो एरिया है उससे रिलेटेड, तो वो वहां पे आपको बिना उसको जज किए उसके प्रॉब्लम को सुनना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है और वहां पे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो जो काउंसलर है उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछा गया है। एम्पैथी होनी चाहिए, जजमेंटल एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने बात की नॉन जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, भाई सुनना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है तो धैर्य तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जैसे एग्जाम आपको क्लियर करना है तो एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए भी पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पेशेंस एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो फिर भी आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पढ़ाई से पीछा छूट जाए और आप सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि फिर से शुरू करना है का मतलब है कि 15-20 दिन तो लग जाता है कि कैसे शुरू करें, तो इसके लिए भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, अ गुड काउंसलर शुड बी नॉन जजमेंटल एंड ओपन माइंडेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फेज इन द काउंसलिंग। बताइए, असेसमेंट फेज की बात हो रही है, सबसे पहला फेज जो मैंने बताया आपको। ठीक है, असेसमेंट फेज में क्या करते हैं, एक ट्रस्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेसी पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी इस ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पे क्या है, टू गैदर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा भी ऑप्शन आएगा आप उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे ट्रस्ट की कहीं बात नहीं किया गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज जो इंप्लीमेंट करते हैं वो हम किस में करते हैं, बताइए। ठीक है, स्ट्रेटेजीज जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो हम इंटरवेंशन फेज में करते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, और टू टर्मिनेट काउंसलिंग तो टर्मिनेशन फेज में करते हैं। टू गिव इमीडिएट सोल्यूशन तो ये तो क्राइसिस वाली काउंसलिंग हो गई। ठीक है, assessment helps in understanding the client issues and planning for further steps. Next question, question number 13, which phase focuses on developing a treatment plan. ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है, अगेन इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पे डेवलपिंग ट्रीटमेंट प्लान, इंप्लीमेंटिंग की बात नहीं होती, अगर इंप्लीमेंटिंग की बात होती तो वहां पे क्या लगाते आप, बताइए। अगर इंप्लीमेंटिंग की बात आती है वहां आप टर्मिनेशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेवलपिंग अ ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, तो ये तो आपके असेसमेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट में वो प्रॉब्लम को सुन करके क्लाइंट काउंसलिंग की वो अपना एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करता है, राइट। ठीक है, इन असेसमेंट फेज counselors collect relevant data and create an action plan. Question number 14, which phase ensure a smooth conclusion of the counseling process. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है बताइए। तो यहाँ पे टर्मिनेशन आएगा। ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हैं।
This phase helps in summarizing the process and planning for future steps. Question number 15 there देखिए, what is the first step in effective counseling? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप पूछा है, फेज नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सेटिंग अप द सेशन। सेटिंग अप द सेशन का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि काउंसलर को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान करना है, उससे एम्पैथी रखनी है और एक ट्रस्ट डेवलप करना है जिससे कि काउंसलर अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर शेयर कर सके। तो ये सेटिंग अप द सेशन असेसमेंट में ही आएगा, बट अगर सेटिंग अप द सेशन ऑप्शन में दिया है तो आपको यही मार्क करना है क्योंकि यही पहला स्टेप है। ठीक है, देखिए नीचे पढ़िए, द फर्स्ट स्टेप इन द काउंसलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप द सेशन। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सेफ, कॉन्फिडेंशियल एंड कंफर्टेबल स्पेस फॉर द क्लाइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप गलत करके मत आइएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वालिटीज देखनी है। ठीक है, जजमेंटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ पेशेंस, नहीं भाई पेशेंस तो बहुत जरूरी है। इग्नोरिंग क्लाइंट इमोशन, गलत बात। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। ठीक है, काउंसलर मस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द क्लाइंट। काउंसलर को क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से पॉजिटिविटी लानी है, तो वो कैसे आएगी जब आपका एक गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होगा, तभी काउंसलर के पास होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाई इज सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट फॉर अ काउंसलर। ठीक है, बताइए। तो मैनिपुलेट क्लाइंट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। टू प्रोवाइड बायस्ड एडवाइस, नहीं भाई, अनबायस होना चाहिए। ठीक है, टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, नहीं भाई, डोमिनेंस क्यों। टू अंडरस्टैंड पर्सनल लिमिटेशंस। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि एक सीमा होती है किसी को भी समझने के लिए, काउंसलर को भी काउंसलिंग को समझने के लिए एक सीमा है, उसे अपनी, जैसे कहते हैं ना कि क्या उसको बोलते हैं कि स्टेम। ठीक है, सॉरी स्टेम नहीं, स्टेम नहीं होगा यहाँ पे, स्वॉट होगा। स्वॉट एनालिसिस जो करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट और ऑफर अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस, मतलब जो भी काउंसलर है उसको भी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर चीज को मतलब जानना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, जो काउंसलर है वो सेल्फ अवेयर है, तो वो एक ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, वो ज्यादा अच्छे से क्लाइंट को भी समझ सकता है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जब तक वो खुद को नहीं समझेगा वो क्लाइंट को कैसे समझ पाएगा, आप ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉरी 18, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरवेंशन फेज। बताइए। देखिए, आई फॉर इंटरवेंशन है ना, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन है, तो जब भी कहीं इंटरवेंशन आए, आई आए, तो ये भी एक तरीका है, कीवर्ड है, आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस एज वेल एंड बाय एलिमिनेटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे पहला चलते हैं इम्प्लीमेंटिंग काउंसलिंग टेक्निक, तो इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, तो ये तो सही बात है, नॉट पूछा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट, ठीक, तो ये भी बात है इसमें। कंक्लूडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, हेल्पिंग क्लाइंट्स मॉडिफाई बिहेवियर। ठीक है, तो कंक्लूडिंग, यहाँ पे ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पे कंक्लूड नहीं करता है, कंक्लूड किस में होता है, टर्मिनेशन वाले फेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच इज अ की एलिमेंट ऑफ द टर्मिनेशन फेज। बताइए। ठीक है, टर्मिनेशन फेज में क्या करते हैं, हम चीजों को रिव्यू करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे रिव्यू करेंगे क्लाइंट के प्रोग्रेस को। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग काउंसलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज एस्टैब्लिशिंग रैपो इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग। ठीक है, बताइए।
मतलब काउंसलर को काउंसली के साथ या क्लाइंट के साथ एक सौहार्दिक रैपो क्यों जरूरी है? टू क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, टू मेक काउंसलर डोमिनेंट, टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स, टू क्विकली इन काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप करना काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो जो हिडन चीज़ें हैं जो यूजली क्लाइंट या काउंसली जो छुपा ले जाते हैं, वो एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तभी वो शेयर करेगा या करेगी। ठीक है, तो आज हमने इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए फेजेस ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड। तो पार्ट 15 कौन सा पार्ट है? पार्ट 15 और पार्ट 16 में हमने गाइडेंस इन काउंसलिंग को कवर किया है। आई होप आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जो भी आप वन लाइनर के फॉर्मेट में नोट्स बनाते हैं या फिर मतलब पॉइंट के फॉर्म्स में नोट्स बनाते हैं, वो आपको, क्योंकि हर एग्जाम के टाइम पे तो आप वीडियो देखेंगे नहीं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने पॉइंट्स को अगर कॉपी पे नोट आउट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसको बोलते हैं माइक्रो नोट्स। ठीक है, मैक्रो नोट्स एक बनाते हैं, आप बहुत कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में नोट्स बनाते हैं। जैसे आप एमएड करने जाएंगे तो बुक्स वगैरह लेंगे गूगल की हेल्प से, या डिफरेंट ई पाठशाला है या इग्नू की वेबसाइट से, वहाँ से फ्री मटेरियल जहाँ से भी आप लेके अपने जो नोट्स बनाएंगे वो मैक्रो नोट्स होंगे। उन्हीं नोट्स से जब हम एक छोटे छोटे पॉइंट वाइज डायग्राम बना के इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से आप एक स्टेप्स की अगर बात करें, तो वो जो आप नोट्स बनाते हैं वो माइक्रो नोट्स आपके होते हैं, और वो चीज़ें आपको लास्ट एग्जाम के जाने से लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि अपनी एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट जैसे डिफरेंट कमीशंस हैं, या फिर एनसीटी है, एनसीईआरटी कब आया, बीएचयू कब इस्टेब्लिश हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ, एसडीजी कब आया, एमडीजी कब आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसे नोटबुक छोटी सी बना लीजिए, इसमें आप फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, मतलब बिल्कुल ईयर याद करना है, डेट याद करना है, तो बार बार आप जब उसको गो थ्रू होंगे ना तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये सारी टेक्निक्स आप अपने रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, और ये आपको अभी एमएड एंट्रेंस के एमएड के बाद एमएड एडमिशन लेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप ब्रोशर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नेट क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप नेट एमएड में एडमिशन लेते ही फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो नेट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज पूछनी है तो आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद नेट 5 टाइम्स एजुकेशन से क्वालिफाई कर ली हूँ। तो आई फाइंड माई सेल्फ कि ठीक है, थोड़ा बहुत अनुभव है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी, बट थोड़ा बहुत अनुभव है, इसके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, कोशिश मेरी है कुछ पेपर्स मुझे मिल जाए PYQ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पेपर्स को जो भी 1-2 पेपर मुझे मिल जाए तो मैं उसको आपको सॉल्व करा दूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, सिर्फ CUET PG के ही नहीं, अदर भी अगर कहीं से कुछ PYQ मिल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपने जेन्युइन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।